नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 8वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान रहने वाला है, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का जो विषय है ना, उसमें आप लोगों का प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करा रहा हूँ सबसे पहले आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों का ना 4-5 क्लास और बचा है, और उसको लेने के बाद ना आप लोगों का जो सिलेबस वाइज, जो आप लोगों का टॉपिक वाइज जितने भी एसएसटी का जो क्लास होंगे ना, उसको मैं लूँगा। और आप लोगों को ना दिसंबर तक की ना कंप्लीट कराने की उसको भी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जितने भी कैंडिडेट जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सेकेंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के लिए ना टोटल इसमें ना 60 प्रश्न है, और 60 प्रश्नों में से ना आप लोगों को इस क्लास में ना 30 प्रश्न कराऊंगा। और उसके बाद जो क्लास नंबर 9वां लाऊंगा ना, तो 30 प्रश्न उसमें लाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना कि आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है सेकेंड पेपर का, उसमें ना एसएसटी का ना टोटल 60 प्रश्न पूछा जाता है, 60 नंबर का। तो आप लोगों का एक क्लास में 30 प्रश्न और दूसरे क्लास में 30 प्रश्न करके अलग अलग डिवाइड करके करूँगा। ठीक है, क्योंकि विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊँगा ना, तो इसके लिए ना ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ना शॉर्ट में आप लोगों को सारा चीज़ को ना पढ़ाऊँगा आधा आधा करके। ठीक है, आधा मतलब 30 प्रश्न को इस क्लास में लूँगा और 30 प्रश्न को 9वां क्लास में लूँगा, तब आप लोगों को बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और आप लोगों का इंग्लिश क्लास को भी मैं ना आज से ही शुरू कर दिया हूँ, तो उसको भी ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और सरल से सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी चैनल पर इंग्लिश का क्लास भी आप लोगों का आएगा आप लोगों का। ठीक, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 91 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 91 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में गर्भधान से लेकर के सौदहन तक के संस्कार निहित है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी गृह सूत्र, ऑप्शन सी स्रोत सूत्र, या ऑप्शन डी धर्म सूत्र। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 91 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी गृह सूत्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में गर्भधारण से लेकर के 100 दहन तक के संस्कार निहित है? तो ये जो गर्भधारण से लेकर के 100 तक की जो संस्कार निहित है ना, वो गृह सूत्र में निहित है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को ये बताओ ना कि गृह सूत्र क्या होता है। तो गृह सूत्र एक संस्कार है जिसमें व्यक्ति के जीवन में ना गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक के सभी घरेलू सामाजिक संस्कार का वर्णन करने वाला एक ग्रंथ है। तो ये गृह सूत्र क्या है? तो एक ग्रंथ है जिसमें ना व्यक्ति के जीवन से लेकर के, जीवन में गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक के जितने भी संस्कार होते हैं ना, वो सारे के सारे संस्कार इसी गृह सूत्र नामक ग्रंथ में ना संस्करण है, मतलब इसमें निहित है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 92 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न में से क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए एक भाषी क्षेत्र, ऑप्शन बी धार्मिक भिन्नता, ऑप्शन सी एक भौगोलिक क्षेत्र, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है एक भाषाई क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो क्षेत्रवाद का जो महत्वपूर्ण तत्व है ना, वो एक भाषाई क्षेत्र करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ये समझाओ ना कि क्षेत्रवाद क्या होता है, तो क्षेत्रवाद जो होता है वो एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी भी व्यक्ति के जो क्षेत्र होते हैं ना, मतलब जो क्षेत्र के लोग होते हैं ना, वो अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है, और एक राष्ट्रीय पहचान की बजाय ना अपने क्षेत्रीय पहचान के लिए ना वो प्राथमिक रूप से जाने जाते हैं। तो इसे क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक है, और क्षेत्रवाद जो होता है ना, वो एक भाषाई क्षेत्र है, ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना कि अपने क्षेत्र में ये भी ऐसा होता है बोल करके, है ना, तो अपने क्षेत्र में सभी लोग शेर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक क्षेत्रवाद की विशेष पहचान को बतलाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 93 को अब ध्यान से पढ़िए। दीन ए इलाही में प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अवयव थे? ऑप्शन ए इस्लाम तथा हिंदू, ऑप्शन बी इस्लाम तथा क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन सी इस्लाम तथा सिख, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 93 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर इस्लाम तथा हिंदू करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दीन ए इलाही में प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अव्यय थे? प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अव्यय थे कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में ना दीन ए इलाही में ना किस किस धर्म का ना जो छाप है वो रहा है, किस धर्म से रिलेट है वो रहा है बोला है ना। तो इसमें इस्लाम धर्म तथा हिंदू धर्म के अव्यय थे, ये आप लोगों को याद रखना है। और दीन ए इलाही क्या होता है ये अगर आप लोगों को बताओ ना, तो दीन ए इलाही जो है ना वो मुग़ल बादशाह अकबर ने ना 1582 को दिया था। कब? तो 1582 ईस्वी को दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो दीन ए इलाही ना उसमें सभी धर्म के जो मूल तत्व थे ना उसको मिला करके ना बनाया गया था, और इसके अंतर्गत ना सद्भावना और सहिष्णुता को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, ये जो दीन ए इलाही है उसमें। और ख़ास तौर से आप लोगों को जो नोट करना है ना वो दीन ए इलाही 1982 को दिया गया और अकबर के द्वारा दीन ए इलाही को दिया गया। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 93 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 94 को ध्यान से पढ़िए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 94 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है ऋग्वेद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है? तो ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ना वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में संकलित है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्या? तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है ना वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित है। और गायत्री मंत्र कौन सा है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, ठीक है। और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऋग्वेद के 10वें मंडल में ना भगवान सूर्य की स्तुति की गई है, मतलब भगवान सूर्य का वर्णन किया गया है, जिसमें सूर्य देवता और सावित्री को भी वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को आप लोगों को नोट करके रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 95 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से खंभात की खाड़ी से जुड़ी हुई बंदरगाह खोजा गया है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुत कागेडोर, ऑप्शन सी आमरी या ऑप्शन डी चनहुदड़ो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 95 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए लोथल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर खंभात की खाड़ी से जुड़ी हुई बंदरगाह खोजा गया? तो सिंधु घाटी के जो लोथल नामक जो शहर है ना तो वहाँ से ना खंभात की खाड़ी से जुड़ी हुई बंदरगाह खोजा गया था, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को लोथल के बारे में बताऊँ ना तो लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है, जिसकी खोज ना 1954 में कब? तो जिसकी खोज 1954 में ना रंगनाथन राव ने किया था। कौन? तो रंगनाथन राव ने ना इसकी खोज 1954 में किया था। और ये जो लोथल बंदरगाह है ना वो भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है, इतनी सी बात। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 95 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए लोथल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 96 को ध्यान से पढ़िए। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए 1680 ईस्वी सन, ऑप्शन बी 1674 ईस्वी सन, ऑप्शन सी 1665 ईस्वी सन या ऑप्शन डी 1657 ईस्वी सन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 96 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1674 ईस्वी सन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो शिवाजी ने ना जो छत्रपति की उपाधि धारण की थी ना वो 1674 ईस्वी को ना उपाधि धारण किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और स्पेसिफिक आप लोगों को अगर बताऊँ ना तो शिवाजी ने ना 1674 ईस्वी को ना रायगढ़ किले में छत्रपति की उपाधि धारण की थी, और इसी वर्ष ना उनका राज्याभिषेक भी किया गया था, जिसमें ना काशी के विद्वान पंडित और गंगा भट्ट जो थे ना तो उन्होंने उसको ताज पहनाया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। जो काशी के गंगा भट्ट जो थे ना उन्होंने उसको ताज पहनाया था, वो जो एक विद्वान पंडित था वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 96 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1674 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 97 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रवचन डिस्कोर्स विधि के लिए उचित होगी? ऑप्शन ए समुदाय, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी संस्था या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 97 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी संस्कृति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा में शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रवचन डिस्कोर्स विधि के लिए उचित है? तो ये जो डिस्कोर्स विधि के लिए जो उचित है ना, वो संस्कृति करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 98 को ध्यान से पढ़िए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1857, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1859 या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून के द्वारा समाप्त किया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ना ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है ना, इसके तहत ना उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब आप लोगों को ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे समाप्त किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले ना 1857 को एक क्रांति हुआ था, जिसे सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा, जिसे चर्बी वाला कारतूस भी कहा जाता है। उस घटना के बाद ना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, वो इस घटना को दबाने में असफल रहा और पूरी तरह से विफल हो गया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो, तो उसके लिए जो क्राउन है, उन्होंने क्या किया, मतलब जो ब्रिटेन में बैठे हुए जो क्राउन था ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश देता था, जो कंट्रोल करता था वो, तो इसको क्या किया, 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम है ना, इसके तहत भारत में ना ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको समाप्त कर दिया गया और डायरेक्ट ब्रिटेन के जो क्राउन है वो ब्रिटेन से शासन करना शुरू कर दिया भारत में, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे समाप्त कर दिया गया और स्वयं जो ब्रिटेन के जो क्राउन है वो ना ब्रिटेन में बैठकर भारत पर शासन करता था, जो नियम कायदा कानून है वो लगाता था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 99 को ध्यान से पढ़िए। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी निम्बाकाचार्य या ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 99 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये जो पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे ना, वो वल्लभाचार्य थे, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो वल्लभाचार्य है ना, उन्होंने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ना ये जो पुष्टि मार्ग है उसको शुरुआत किया था, और जिसके अंतर्गत वैष्णव संप्रदाय और उसके अलावा कृष्ण भक्ति पर आधारित था ये जो पुष्टि मार्ग है वो। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये जो अलग अलग व्यक्तियों के नाम दिया गया है ना, तो उसको हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन से वाद के ना प्रवर्तक थे, ये हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले शंकराचार्य को जान लो। जो शंकराचार्य है ना, वो अद्वैतवाद के जनक है। क्या? तो शंकराचार्य जो है ना, वो अद्वैतवाद के जनक है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य है ना, वो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। क्या? तो रामानुजाचार्य जो है ना, वो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी निम्बाकाचार्य। तो निम्बाकाचार्य जो है ना, वो द्वैत अद्वैतवाद के जनक थे। क्या? तो द्वैत अद्वैतवाद के जो जनक है ना, वो निम्बाकाचार्य थे। तो इतने चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 99 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य जो है करेक्ट हो जाएगा। इतना सारा चीज़ आप लोगों को बताने का मेरा मकसद एक ये रहता है कि आप लोगों को ना जितने भी प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है ना, वो सारे तरीक़ों से आप लोगों को बता दूँ। उस टॉपिक
टॉपिक से जितने भी प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन है सारी चीज़ को आप लोगों को बता दूं, ये मेरा हमेशा मकसद रहता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 100 को अब हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, आप लोगों का जो CDP है मतलब जो बाल विकास का क्लास है ना, उसको मैं अपने एक और जो चैनल है धीवर एकेडमी वहाँ चला रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग ना ज्वाइन करके उसको भी तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हो, जो आप लोगों का बाल विकास का क्लास है उसका भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 100 को ध्यान से पढ़ते हैं। गुप्त शासन की स्थापना किसने की थी? गुप्त शासन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है श्रीगुप्त करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गुप्त शासन की स्थापना किसने की? तो गुप्त शासन या गुप्त वंश की जो स्थापना है ना, वो श्रीगुप्त ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन गुप्त शासन या गुप्त वंश की जो एक्चुअल संस्थापक है, जो वास्तविक संस्थापक है ना, वो चंद्रगुप्त को माना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर प्रश्न में पूछा जाए गुप्त शासन की स्थापना या गुप्त वंश की वास्तविक संस्थापक कौन है पूछा जाए ना, तो वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तब चंद्रगुप्त को लेना है। लेकिन पूछा जाए कि गुप्त शासन या गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त को लेना है। ये चीज़ आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया ना। उसके अलावा सर्वाधिक प्रतापी जो राजा थे ना, ये जो गुप्त वंश है उसमें, तो सर्वाधिक प्रतापी जो शासक थे, जो राजा था ना, वो समुद्रगुप्त को माना जाता है। किसे? तो समुद्रगुप्त को सर्वाधिक प्रतापी राजा माना जाता है ये गुप्त शासन में। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। और ये जो गुप्त शासन या गुप्त वंश की स्थापना है ना, वो 240 ईस्वी में हुआ था। कब? तो गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 101 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने मगध का प्रियदर्शी राजा के विरुद्ध अंकित किया? ऑप्शन ए कौशाम्बी का शिलालेख, ऑप्शन बी मस्की का शिलालेख, ऑप्शन सी सारनाथ का स्तंभ लेख या ऑप्शन डी बभरू का शिलालेख। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 101 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मस्की का शिलालेख करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित किया? तो ये जो सम्राट अशोक है ना, उन्होंने ना मस्की के शिलालेख में ना मगध का प्रियदर्शी राजा का विरुद्ध अंकित किया था। ये आप लोगों को याद रखना है मस्की का शिलालेख के बारे में। और ये जो मस्की का जो शिलालेख है ना, वो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर 1 कौशाम्बी का शिलालेख क्या है ये जान लो। तो कौशाम्बी के शिलालेख में ना 3 शासकों का उल्लेख किया गया है। ये चीज़ आप लोगों को केवल याद रखना है। उसके अलावा सारनाथ के स्तंभ लेख में क्या है ये जान लो। तो सारनाथ के स्तंभ लेख में ना 4 सिंह युक्त स्तंभ लेख है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह लेते हैं। पता है ना, जो 4 शेर अलग अलग रहता है, जिसमें आप लोगों को हर एंगल से देखोगे तो केवल 3 ही शेर नजर आता है, जो सिंह है वो, है ना। तो वो सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया है, जो भारत का जो मेन जो चिन्ह है वो। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी बभरू शिलालेख में क्या है ये जान लो। बभरू शिलालेख में 7वां व सबसे लंबा अभिलेख है। तो अशोक के ना जो 7वां और सबसे लंबा अभिलेख है ना, वो बभरू शिलालेख है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 101 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 102 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम के पृष्ठभूमि है? ऑप्शन ए महावीर की मृत्यु, ऑप्शन बी बुद्ध की मृत्यु, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर का आक्रमण या ऑप्शन डी कलिंग युद्ध। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 102 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर का आक्रमण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है? तो ये जो अलेक्जेंडर का जो आक्रमण है ना, वो मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है। ये आप लोगों को याद रखना है इतने से ही। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 102 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलिए। जो चीज़ आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है, जो आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं ना, तो उस प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों को बढ़िया सा एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 103 को अब ध्यान से पढ़िए। अकबर के द्वारा निर्मित इबादत खाना कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी लाहौर। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 103 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है फतेहपुर सीकरी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अकबर द्वारा निर्मित इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो अकबर द्वारा जो निर्मित इबादत खाना है ना वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो इबादत खाना है वो क्या है आप लोगों को ये बताओ ना। तो इबादत खाना का जो निर्माण है ना वो 1575 में ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1575 ईस्वी में ना इबादत खाना का निर्माण हुआ था और ये ना अकबर के द्वारा किया गया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। और ये जो फतेहपुर सीकरी है ना उसमें धार्मिक आधार पर जो अनेक लोग आध्यात्मिक जो नेताएं होते थे ना तो उनको इकट्ठा करने के लिए ये जो इबादत खाना है वो बनाया गया था। ठीक है। तो इतना चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 103 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी करेक्ट हो जाएगा। इबादत खाना जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 104 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी कादरी, ऑप्शन सी सुहरावर्दी या ऑप्शन डी फिरदौसी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 104 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है चिश्ती करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय था? तो ये जो सूफी सिलसिला है ना जो सबसे लोकप्रिय था वो चिश्ती वाला जो सूफी सिलसिला है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था, ये आप लोगों को याद रखना है। और चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला है ना उसके अगर संस्थापक के बारे में बात करूँ ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। कौन? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला के संस्थापक है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी कादरी सिलसिला के बारे में बात करूँ ना तो कादरी सिलसिला के कौन संस्थापक थे? तो कादरी सिलसिला के हजरत अब्दुल कादिर था। कौन? तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जो था ना वो कादरी सिलसिला के संस्थापक थे, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी सुहरावर्दी के बारे में जान लो। सुहरावर्दी के जो संस्थापक थे ना वो शेख बहारुद्दीन जकारिया था। कौन? तो शेख बहारुद्दीन जकारिया जो थे ना वो सुहरावर्दी जो सिलसिला था ना तो उसके संस्थापक था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी फिरदौसी के बारे में जान लो थोड़ा सा। फिरदौसी के जो संस्थापक थे ना वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था और ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती था ना इन्होंने पूरे भारत में ना ये जो फिरदौसी जो सिलसिला है ना उसको फैलाया था, आप लोगों को ये याद रखना है इसके बारे में। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 104 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए चिश्ती करेक्ट हो जाएगा, जो सूफी सिलसिले का प्रमुख लोकप्रिय जो सिलसिला है वो है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 105 को ध्यान से पढ़िए। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सूफी त्रिशी सिलसिला का अस्तित्व है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी दक्कन, ऑप्शन सी कश्मीर या ऑप्शन डी पंजाब। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 105 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कश्मीर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सूफी त्रिशी सिलसिला का अस्तित्व है? तो भारत के जो कश्मीर जो इलाका है ना उसमें सूफी त्रिशी सिलसिला का ना अस्तित्व है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 105 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 106 को ध्यान से पढ़िए। बंगाल विभाजन को निम्न में से किसने रद्द किया? ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जल या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है लॉर्ड हार्डिंग्स करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बंगाल विभाजन को निम्न में से किसने रद्द किया? तो बंगाल विभाजन को जो रद्द किया ना वो लॉर्ड हार्डिंग्स ने रद्द किया था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। और कब रद्द किया था? तो 1911 ईस्वी में ना लॉर्ड हार्डिंग्स ने ना बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 106 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 107 को ध्यान से पढ़िए। एक तकनीकी एक संस्था में सफल होती है लेकिन दूसरी संस्था में असफल होती है, एक समाजशास्त्री किसे किस दृष्टि से देखेंगे? ऑप्शन ए अपर्याप्त तकनीकी, ऑप्शन बी प्रबंधन का अपर्याप्त सहयोग, ऑप्शन सी संगठन की राजनीति या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 107 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी संगठन राजनीति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक तकनीकी एक संस्था में सफल होती है लेकिन दूसरे संस्था में असफल होती है। एक समाजशास्त्री इसे किस दृष्टि से देखेंगे? तो एक जो समाजशास्त्री है ना वो संगठन की राजनीति की दृष्टि से ही ना देखेंगे। जी हाँ, तभी ना एक संस्था में वो सफल हो रहा है, दूसरे संस्था में वो असफल हो जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 107 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 108 को ध्यान से पढ़िए। निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन से हैं? ऑप्शन ए अपराध एवं बाल अपराध, ऑप्शन बी भिक्षावृत्ति, ऑप्शन सी आत्महत्या या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 108 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन से हैं? तो निर्धनता के जो दुष्परिणाम होंगे ना वो अपराध एवं बाल अपराध भी हो जाएगा, अभिक्षावृत्ति भी हो जाएगा और आत्महत्या भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 108 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी अंदाज में पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 109 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी यूनिकॉर्न या ऑप्शन डी घोड़ा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 109 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी यूनिकॉर्न करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन से पशु रेखांकित है? तो ये जो यूनिकॉर्न पद नामक जो पशु है ना वो रेखांकित है। और ये जो यूनिकॉर्न क्या होता है ये बताऊँ ना, तो ये जो यूनिकॉर्न जो है ना वो एक काल्पनिक जानवर है जिसके माथे पर ना एक सींग निकला हुआ होता है और ये ना एक घोड़े के समान दिखता है। ठीक है, और अक्सर ना इसे जादुई शक्ति वाला ना पशु के नाम से या प्राणी के नाम से जाना जाता है। ये यूनिकॉर्न है वो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आप लोग सर्च भी करोगे गूगल वगैरह पे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकांश मुद्रा है ना उसमें एक सिंग वाला जो घोड़े टाइप से जो दिखता है जिसके माथे पर एक सिंग निकला हुआ जो बैल है ना तो उसका जो अधिकांश जो सिक्के हैं ना उसमें उनका जो चित्र है वो है। ठीक है, उसके अलावा ना सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिक्के हैं ना उसमें हाथी के भी चित्र मिले हैं, शेर के भी मिले हैं और घोड़ा के भी मिला है। ठीक है, लेकिन एक सिंग वाला जो बैल है ना तो उसका चित्र सबसे ज़्यादा मिला है जो सिक्का है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 109 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी यूनिकॉर्न जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो एक सिंग वाला होता है जिसके माथे पर एक सिंग निकला हुआ होता है। ये प्रश्न क्रमांक 110 को अब ध्यान से पढ़िए। किस मुगल शासक को आलमगीर नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय या ऑप्शन डी हुमायूं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 110 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस मुगल शासक को आलमगीर नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो मुगल शासक औरंगजेब है ना उसको बचपन में आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 110 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 111 को ध्यान से पढ़िए। ब्रिटिश राज के दौरान निम्न में कौन सा 21 गन सैल्यूट राज्य था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 111 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ब्रिटिश राज के दौरान निम्न में से कौन सा 21 गन सैल्यूट था? तो हम लोग जब बोलते हैं ना कि 21 तोपों की इसको सलामी देनी चाहिए, मतलब कुछ भी बोल देता है तो उसको क्या बोलते हैं? 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए उनको। तो ये कौन कौन राज्य था? तो ब्रिटिश राज में तो हैदराबाद था और जम्मू एवं कश्मीर राज्य था। ठीक है, इसे 21 गन की सैल्यूट कहा जाता था, ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 111 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से पढ़िए 112 को। भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक या ऑप्शन डी विपिन चंद्रपाल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 112 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये जो भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 था ना, उसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो लाला लाजपत राय था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 112 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 113 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए आदि ग्रंथ, ऑप्शन बी बीजक, ऑप्शन सी पदावली या ऑप्शन डी सूरसागर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 113 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बीजक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित है? तो कबीर द्वारा जो निर्मित रचना है ना वो बीजक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को बता दूं आदि ग्रंथ के बारे में। तो आदि ग्रंथ जो है ना वो गुरु अर्जुन देव के है। किसका? तो आदि ग्रंथ जो है ना तो इसके रचनाकार गुरु अर्जुन देव है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी पदावली के बारे में जान लीजिए। पदावली के जो रचनाकार है ना वो विद्यापति है। कौन? तो पदावली के रचनाकार विद्यापति है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा सूरसागर, तो सूरसागर की जो रचनाकार है वो सूरदास है। कौन? सूरसागर के जो रचनाकार है वो सूरदास है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 113 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी बीजक जो है करेक्ट हो जाएगा। कबीर की प्रमुख रचना में से एक रचना है। ये प्रश्न क्रमांक 114 को ध्यान से पढ़िए। एक वृहद रूप से प्रयोग किए जाने वाले सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपाद में कठिनाई का सबसे प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सही प्राकृतिक न होना, ऑप्शन बी विभिन्न संकल्पनाओं के माप के लिए टूल्स का अपर्याप्तता, ऑप्शन सी अत्यधिक अनकालिक घटकों की उपस्थिति या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक अनाकालिक घटकों की उपस्थिति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक वृहद रूप से प्रयोग किए जाने वाले सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपाद में कठिनाई का सबसे प्रमुख घटक है। तो ये जो कठिनाई का जो सबसे प्रमुख घटक है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 115 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासकों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटस, ऑप्शन सी मिंट्रोट्रोडस या ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 115 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सेल्यूकस निकेटस करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये जो यूनानी शासक के साथ जो वैवाहिक संबंध जो चंद्रगुप्त ने ना स्थापित किए थे सेल्यूकस निकेटस था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 115 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 116 को ध्यान से पढ़िए। दो समाजशास्त्री के अभिमत निम्नलिखित में से किस मुद्दों पर अलग हो सकते हैं? ऑप्शन ए वैश्विक आतंकवाद, ऑप्शन बी एक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना, ऑप्शन सी समाज में भ्रष्टाचार के कारण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 116 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दो समाजशास्त्रियों के अभिमत निम्नलिखित में से किस मुद्दों पर अलग हो सकते हैं? तो दो जो समाजशास्त्री है ना तो उसका जो विभिन्न मुद्दों पर जो है ना वो उसका मुद्दा जो है उसका जो मत है वो अलग हो सकते हैं ना। वो वैश्विक आतंकवाद पर हो सकता है, उसके अलावा एक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के ऊपर हो सकता है, उसके अलावा समाज में भ्रष्टाचार के कारणों के ऊपर जो दो समाजशास्त्री उसका जो अभिमत है उसका जो विचार है वो अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 116 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 117 को अब ध्यान से पढ़िए। परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए सामान्य निवास, ऑप्शन बी विवाह संबंध, ऑप्शन सी संयुक्त संपत्ति या ऑप्शन डी भावात्मक आधार। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
प्रश्न क्रमांक 117 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी विवाह संबंध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो परिवार रूपी जो संस्था है ना उसके जो सबसे मुख्य तत्व होंगे वो विवाह संबंध हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 117 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी विवाह संबंध जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 118 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक द्वारा समाजशास्त्र में तर्कवाद की संकल्पना दी गई? ऑप्शन ए अगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी इमैनुअल कांत, ऑप्शन सी लुडविग विंटजेंस्टाइन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो थोड़ा सा उटपटांग नाम है यार, तो पढ़ने में थोड़ा सा हो गया, लेकिन आप बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 118 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। जो उटपटा सा नाम है ना, उटपटांग सा, पढ़ने में भी थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है। लुडविग विंटजेंस्टाइन जो है ना वो जो प्रमुख दार्शनिक है वो समाजशास्त्र के तर्कवाद की संकल्पना दिया था। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। जो ये जो दार्शनिक है ना लुडविग जो नामक ना, उन्होंने समाजशास्त्र का ना तर्कवाद की संकल्पना दिया था। ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 119 को ध्यान से पढ़िए। तृणग्रास्तता का प्रमुख कारण कौन से है? ऑप्शन ए कृषि का परंपरागत तरीका, ऑप्शन बी अशिक्षा, ऑप्शन सी सामाजिक कार्यों में फजूल खर्ची या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 119 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तृणग्रास्तता का प्रमुख कारण कौन से हैं? तृणग्रास्तता का मतलब कर्ज में जाना। कर्ज में जाने का ना सबसे प्रमुख कारण क्या होगा? कृषि का परंपरागत तरीका हो सकता है, अशिक्षा हो सकता है और सामाजिक कार्य में फजूल खर्चा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 119 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 120वां प्रश्न को, शाला के समस्त अध्यापक हड़ताल पर है, शाला के प्राचार्य क्या करेंगे? ऑप्शन ए शिक्षकों के हड़ताल पर सकारात्मक चर्चा आयोजित करेंगे, ऑप्शन बी ऐसी ग्रुप गतिविधियां आयोजित करेंगे जिसमें प्रत्येक ग्रुप में जूनियर तथा सीनियर छात्रों का समावेश किया जाए तथा विषय से संबंधित हो, ऑप्शन सी विद्यार्थियों से कहे कि प्रशासन के सक्षम शिक्षकों के पक्ष में धरना करे या ऑप्शन डी विद्यार्थियों से शिक्षक हड़ताल के तथ्यों को एकत्रित करने हेतु प्रेरित करें। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। ये जो क्वेश्चन है ना वो आपके ना सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिपेंड करता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 120 का जो आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसी ग्रुप गतिविधियां आयोजित करेंगे जिसमें प्रत्येक ग्रुप में जूनियर तथा सीनियर छात्रों का समावेश किया जाए और विषय से संबंधित हो। और प्रश्न में क्या बोला है? शाला के समस्त अध्यापक हड़ताल पर है, शाला के प्राचार्य क्या करेंगे? तो शाला के जितने भी शिक्षक हैं सब हड़ताल पर जा कर के बैठ गए हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? एक प्रिंसिपल है वो तो एक ग्रुप बनाना चाहिए और गतिविधियों के माध्यम से ना जो जूनियर जो छात्र हैं वो और जो सीनियर छात्र हैं उसको समावेश करना चाहिए जो विषय से संबंधित जो छात्र हैं उनमें, ताकि जो पढ़ाई है ना उसको कंटिन्यू कर सके। क्योंकि जो समस्त शिक्षक है वो हड़ताल पर है तो पढ़ाएगा कौन? जी है, मुख्य समस्या तो ये हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसका जो पार्ट 2 वाला भाग है ना वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।